तो बच्चों हम सेकंड लेसन पढ़ रहे थे संसाधन के रूप में लोग। इसमें हमने जाना था कि मानव संसाधन भी एक उत्पादन का साधन है। मानव संसाधन में यदि हम शिक्षा और कौशल और स्वास्थ्य का यदि निवेश करते हैं तो वही संसाधन हमारे लिए मानव पूंजी बन जाता है। और किस प्रकार से ये उत्पादन का साधन हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे देश के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होता है। पिछले वीडियो में हमने जाना था सकल और विलास की कहानी के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी ना, कि सकल और विलास दोनों बिल्कुल विपरीत होते हैं। सकल तो क्या करता है, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर उसके निवेश किया जाता है तो वो एक अच्छा नागरिक बनता है, एक अच्छी नौकरी पाता है और उसे प्रमोशन भी मिलता है। इस प्रकार उसका जीवन सुखद हो जाता है। जबकि जो विलास है उसके साथ क्या होता है, उसके पिताजी की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है, उसकी माँ मछली पालन का कार्य करती है, वो घर के कार्य काज में सिमट कर रह जाता है, वो किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता और उसके स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार उसका जीवन दुखद हो जाता है और वो वही मछली पालन का कार्य ही करता रह जाता है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, कि जो पुरुष हैं उनको कौन कौन से क्रियाकलाप दिए जाते हैं और जो महिलाएं हैं उनके कौन कौन से क्रियाकलाप होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। बच्चों, हम पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप जाने उससे पहले हम पढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन से होते हैं। आपने जरूर 7th 8th क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये क्षेत्र धीरे धीरे अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ डेवलप हुए हैं। यदि हम बात करें तो सबसे पहले आया है अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र। इसमें क्या होता है बच्चों, कि जो हमें प्रकृति से प्रदत्त जो पदार्थ है उनका हम सीधा प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि खेती होती है, उसमें उत्पादन होता है और उत्पादन को हम सीधा प्रयोग में ले लेते हैं। जबकि द्वितीयक क्षेत्र में क्या करते हैं, प्राथमिक जो भी क्षेत्र है उससे प्राप्त जो चीज़ें होती हैं या कच्चा माल होता है उससे कुछ नई चीज़ों का निर्माण होता है, अर्थात विनिर्माण उद्योग द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि हम ये माने कि हमने कपास का उत्पादन किया, ये तो हो गया प्राथमिक क्षेत्र, लेकिन हम उस कपास से रुई का उत्पादन कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, द्वितीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के और विकास के साथ साथ सेवा क्षेत्र आया। सेवा क्षेत्र जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अर्थात मैं शिक्षण करा रही हूँ, तो ये भी क्या है, एक सेवा। आप मेडिकल फैसिलिटीज़ भी लेते ही होंगे, तो मेडिकल फैसिलिटीज़, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये भी क्या है, सेवा। इसके अलावा यातायात, बीमा, बैंकिंग, संचार, परिवहन, ये सब क्या है, सेवा क्षेत्र। तो सारे सेवा क्षेत्र किस में आते हैं, तृतीयक क्षेत्र में। तो आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है प्राथमिक क्षेत्र। इसका जो दूसरा नाम है वो है कृषि क्षेत्र, क्योंकि इसमें कृषि और उससे जो संबंधित गतिविधियां हैं वो शामिल की जाती है। जैसे कि मुर्गी पालन, पशु पालन, समझ में आ रहा है, मछली पालन। इसमें हम डायरेक्ट प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त पदार्थ है उनका प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से उत्पादन करते हैं। उत्पादन तो इसमें भी होता है, जैसे कि यदि हम गेहूं का, मक्के का, बाजरे का उत्पादन कर रहे हैं तो ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। और इसके उदाहरण है जैसे कृषि, पशुपालन, इसके अलावा आप मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सब भी आप इसमें लिख सकते हैं। खनन उद्योग भी इसमें आता है। इसके बाद आती है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र जिसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र अर्थात जो प्रकृति द्वारा जो पदार्थ है, बता चुके हैं हम, उससे हम कुछ एक नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं, जैसे कि इसमें उदाहरण दे रखा है कपड़ा उद्योग, भवन उद्योग। भवन निर्माण भी तो क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है। और भी किसी वस्तु का, जैसे रुई उद्योग है, गद्दे बनाने के लिए है जो उद्योग धंधे होते हैं, कोई भी छोटी मोटी वस्तुएं बनाने का उद्योग, लघु उद्योग से लेकर वृहत उद्योग तक, ये सभी किस में आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में। आया बच्चों समझ में? तो इसे कहेंगे औद्योगिक क्षेत्र। इसके उदाहरण है कपड़ा उद्योग और भवन निर्माण। अब हम तीसरे उद्योग की बात करें, तीसरे क्षेत्र की बात करें, तो तीसरा क्षेत्र कौन सा है, तृतीयक क्षेत्र। जैसा कि मैंने आपको बताया, विभिन्न प्रकार की सेवाएं इसमें शामिल की जाती है, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं।
तो तृतीय क्षेत्र, इसके उदाहरण है सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, और इसके उदाहरण है यातायात, बीमा और बैंकिंग। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। परीक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों का बताइए और उनके उदाहरण भी दीजिए। ठीक है बच्चों, अर्थव्यवस्था में जैसे कि यहाँ लिख रखा है, इन क्षेत्रों की क्रियाओं के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है, उत्पादन होता है, और ये क्रिया राष्ट्रीय आय में क्या करती है, वृद्धि करती हैं। बच्चों जो ये तीनों क्षेत्र हैं उसके द्वारा क्या होता है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे कृषि है उसमें भी उत्पादन होगा। यदि हम बात करें द्वितीय क्षेत्र की तो उसमें भी वस्तुओं का उत्पादन होगा, और तृतीय क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन होगा। तो ये वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उससे क्या होता है, राष्ट्रीय आय, जिसका कि हम बड़ी क्लासेस में जाके अध्ययन करेंगे, उसमें वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो हमारे देश के लिए अच्छा सूचक है ना, क्योंकि इससे हमारे देश के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो क्षेत्र में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है तो वो भी आर्थिक क्रियाएं हैं। और यदि हम बात करें कि तृतीय क्षेत्र की, तो यातायात, बीमा, बैंकिंग, ये सभी के द्वारा कोई न कोई आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिससे कि मुद्रा सृजित होती है। तो इन आर्थिक क्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है बाजार क्रियाएं और एक होती है गैर बाजार क्रियाएं, या हम इसे बोल सकते हैं एक तो होती है आर्थिक क्रियाएं और एक होती है गैर आर्थिक क्रियाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आर्थिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। याद रहेगा ना कि आर्थिक क्रियाओं को 2 भागों में बांटा है, एक तो बाजार और एक गैर बाजार, या फिर आर्थिक या गैर आर्थिक। तो बाजार क्रिया क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि बाजार क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के बदले वेतन, पारिश्रमिक या भुगतान मिलता है। तो वो कौन सी क्रियाएं हो गई, बाजार क्रियाएं। जैसे कि हम बात करें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा, वो उत्पादन जो है वो बिकेगा तो उसके बदले में क्या प्राप्त होगी, मुद्रा प्राप्त होगी। और यदि हम दूसरा उदाहरण दें तो सरकारी सेवा, तो सरकारी सेवा जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी फैसिलिटीज़ होती है, जो भी गवर्नमेंट सुविधाएं होती हैं, यदि वहाँ पर जो भी व्यक्ति काम करता है तो उसके बदले में सरकार उसे क्या देती है, वेतन देती है। तो वो भी क्या हो गई, वो भी हो गई हमारी बाजार क्रियाएं। तो बाजार क्रियाएं आपको समझ में आ गया कि जिनके बदले में पारिश्रमिक, वेतन या भुगतान प्राप्त होता है, या लाभ, यदि कोई उद्यमी कोई लगा रहा है अपने उद्योग धंधे तो वो भी तो लाभ के लिए लगा रहा है, तो वो भी किस में आएगी, बाजार क्रियाओं में। तो समझ में आ गया, इसके उदाहरण भी हमने देख लिए। तो यहीं आप ये लिखा हुआ है कि बाजार क्रियाएं क्या होती है, वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाएं बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। और इसके उदाहरण बता दिए, जैसे मैंने सरकारी सेवा, वस्तु या सेवाओं का उत्पादन। आ गया बच्चों समझ में, जिनके बदले में पारिश्रमिक मिलता है। अब इसके विपरीत गैर बाजार क्रिया क्या होंगी, जिनके बदले में किसी प्रकार का पारिश्रमिक, वेतन या मजदूरी नहीं प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, गैर बाजार क्रियाएं। अब आप सोचोगे ऐसा कौन सा कार्य है जिसके बदले में कोई मजदूरी प्राप्त नहीं होती। तो बच्चों क्या, यदि एक किसान है वो अपनी भूमि पर क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, तो उत्पादन को यदि वो खुद ही काम में लेता है तो उसके बदले में उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा, उसे कोई मजदूरी नहीं मिलेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, गैर बाजार क्रियाएं। ठीक है बच्चों और यदि वो उसी उत्पादन को बेच देता है और बेचने के बदले उसे क्या मिलती है, मुद्रा प्राप्त होती है, तो वो क्या कहलाती है, बाजार क्रियाएं। आगे समझ पे, मतलब खुद के लिए किया है, बिना वेतन, बिना मजदूरी, बिना पारिश्रमिक के, तो वो क्या हो गई, गैर बाजार। और जिसके बदले में मुद्रा का भुगतान हो गया तो वो हो गई बाजार क्रियाएं। इसका दूसरा जो उदाहरण है वो है माँ के द्वारा बच्चे का पालन पोषण। एक माँ है, आपकी मम्मी भी आपको पालती है, पाला है, पोसा है, आपको खाना खिलाती है, समझ में आए, आपके बहुत सारे कार्य करती है, घर के कामकाज संभालती है, तो इसके बदले में क्या वो वेतन लेती है, नहीं लेती ना। तो वो उनकी जो क्रियाएं वो कैसी हो गई, गैर बाजार क्रियाएं। लेकिन यदि ये कार्य किसी नौकरानी या फिर आया या किसी मेड के द्वारा किया जाता है तो वो क्या लेती है, सैलरी लेती है, उसके बदले में लेती है ना। यदि आप घर का काम किसी काम वाली से करवाएंगे तो वो पूरा वेतन लेगी। तो
फिर ये किस में आ जाएगा, बाजार क्रियाओं में। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, जिसके बदले में पारिश्रमिक का भुगतान, मुद्रा का भुगतान, मॉनेटरी थिंग्स आ जाती है, वो हो जाती हैं बाजार क्रियाएं। और जिसमें किसी प्रकार की पारिश्रमिक, वेतन, मजदूरी, लाभ या फिर मॉनेटरी थिंग्स नहीं होती, वो होती हैं गैर बाजार क्रियाएं। तो वापस से देख लिया हम गैर बाजार क्रियाओं को कि स्व उपयोग के लिए जो उत्पादन गैर बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। प्राथमिक उत्पाद का उपभोग, माँ द्वारा अपने बच्चे का पालन पोषण गैर बाजार क्रियाओं में आता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि आर्थिक क्रियाएं दो प्रकार की, बाजार और गैर बाजार। अब हमारा जो टॉपिक है, जो कि हमने लिया है कि महिला और पुरुष के आर्थिक क्रियाकलाप, तो हम उसके बारे में जानते हैं। बच्चों आप देखते होंगे अपने समाज में कि महिलाएं अलग कार्य करती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि आपकी मम्मी क्या करती है, घर के सारे काम संभालती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, पानी भरती है, और भी बहुत सारे काम है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, करती है ना। और पापा क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, घर के बाहर जाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं और वो कमा कर लाते हैं। तो माँ की क्रियाएं तो कैसी हो गई, गैर बाजार, और पिताजी की क्रियाएं कैसी हो गई, बाजार क्रियाएं। तो ये महिला और पुरुषों के बीच में जो कार्य विभाजन है वो अभी से नहीं, बहुत सालों से चला आ रहा है। और इसके पीछे बहुत से ऐतिहासिक कारण भी मान सकते हैं और हम सांस्कृतिक कारण भी मान सकते हैं, कि हम कह सकते हैं कि बहुत से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से महिलाओं और पुरुषों के बीच में कार्य विभाजन होता आया है। जैसे हमने पिछले वीडियो में शकल की कहानी तो पढ़ी थी, तो हमने क्या देखा था कि शकल के पिताजी बूटा, वो क्या करते थे, खेती करते थे, खेतों में जाते थे, और उसकी माँ क्या करती थी, घर के कामकाज संभालती थी। तो इस प्रकार महिला और पुरुषों के बीच में क्या है, कार्य विभाजन की एक रेखा है कि महिलाएं ये कार्य करेंगी और पुरुष ये कार्य करेंगे। समझ में आ रहा है। तो यही बात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखो महिलाएं कितने तरह के ये सारे कार्य करती है ना, अपने बच्चे का पालन पोषण है, पानी भरना है, सारे चूल्हा चौका सारे काम वो करती है। सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई भी हैं कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम विभाजन होता आया है। अब जो महिलाएं, जैसे मैंने आपको बताया, जो क्रियाएं करती हैं उसके बदले में उन्हें कोई वेतन, कोई पारिश्रमिक या कोई मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता, क्योंकि वो कैसी क्रियाएं हैं, गैर बाजार क्रियाएं। तो इसीलिए उनका जो भी श्रम है, जो वो अपने घर के लिए लगाती हैं, उससे जो प्राप्त होने वाली आय उनको मिलनी चाहिए थी, उसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा नहीं जाता। हम बात कर चुके थे कि गैर बाजार क्रियाओं में किसी प्रकार का भुगतान ही नहीं होता, तो राष्ट्रीय आय में कैसे जोड़ा जाएगा। लेकिन यदि यही क्रिया कोई कौन करे, नौकरानी करे, मेड करे, आया करे, तो क्या होगा, उसे बदले में भुगतान मिलेगा और फिर उसका राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं अब किस में प्रवेश कर रही हैं, श्रम बाजार में प्रवेश कर रही हैं। आप देख रहे हैं अपने आसपास, जैसे आप मुझे देखेंगे तो मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसका मतलब मैं भी अपने क्या दे रही हूँ, सेवाएं दे रही हूँ। आप और भी टीचर्स के पास पढ़ते होंगे, आप हॉस्पिटल जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे महिला डॉक्टर देखते होंगे, महिला नर्सिंग कर्मी देखते होंगे, और भी आसपास आप बहुत सी महिलाओं को कार्य करते हुए देखते होंगे। तो इसके बदले में वो क्या लेती हैं, मुद्रा लेती हैं, भुगतान लेती हैं। तो उनकी क्रियाएं कैसे हो जाती हैं, बाजार क्रियाएं, और उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यही बात यहाँ पर है कि महिलाओं को उनकी परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले भुगतान नहीं किया जाता, अर्थात उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, अब इसके आगे यदि हम देखें तो हमने यहाँ पर बात की थी, हमने पिछले वीडियो में भी जाना था, उससे पिछले वीडियो में भी ये बात की थी कि कोई भी जो मानव संसाधन है, ये जनसंख्या, वो मानव पूंजी में जब परिवर्तित होता है, जब उस पर शिक्षा का और स्वास्थ्य रूपी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो यदि किसी की शिक्षा अच्छी है, किसी का स्वास्थ्य अच्छा है, तो उसका कौशल भी क्या होगा, अच्छा होगा, वो कुशलता से कार्य कर पाएगा। इसे हम आगे की वीडियो में भी जानेंगे कि किस तरीके से स्वास्थ्य से कुशलता बनती है। तो किसी की शिक्षा अच्छी है, किसी का कौशल अच्छा है, तो उसकी आय भी क्या होगी, अच्छी होगी। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आय, मजदूरी या वेतन जो भी है, उसका जो निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है, शिक्षा के द्वारा और कौशल के द्वारा।
अच्छी शिक्षा और अच्छा कौशल होने से मजदूरी और आय भी अधिक होती है। जैसे कि हमने शकल की कहानी में जाना था कि शकल को एक अच्छी शिक्षा मिली और उस शिक्षा से उसमें क्या आई, शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य मिलने से उसमें आई कुशलता। तो शिक्षा और कौशल दोनों से उसकी मजदूरी या उसकी आय क्या हो पाई, अधिक हो पाई। जबकि इसके विपरीत विलास को ना तो शिक्षा मिली ना अच्छा स्वास्थ्य मिला, तो उसमें कुशलता भी नहीं आ पाई, तो इसीलिए उसकी मजदूरी अर्थात वो जो भी कमाता वो उसकी इनकम बहुत कम हो पाई। तो आप जान गए कि आय के दो निर्धारक तत्व है, एक तो है शिक्षा और दूसरा है कौशल। अब महिलाओं को हमारे देश में आप जानते हो बहुत पिछड़ी स्थिति है, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसीलिए उनमें कुशलता भी बहुत कम होती है। तो महिलाओं में शिक्षा कम होती है, कुशलता कम होती है, अतः उनकी आय भी क्या होती है, कम होती है। समझ में आ रहा है कि यदि हम हमारे देश की स्थिति देखें तो हमारे देश के पर्टिकुलर उसमें देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है, उनको शिक्षा का स्तर उनका बहुत पिछड़ा हुआ है। ये जब हम शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि महिलाओं को शिक्षा कम दी जाती है और पुरुषों को शिक्षा अधिक दी जाती है। तो महिलाओं में कुशलता का अभाव भी होता है, इसीलिए उनकी आय भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है बच्चों, तो महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं, यही बात हमने की थी कि महिलाओं को तब भुगतान किया जाता है जब वो श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं, तभी उनको मुद्रा दी जाती है। जैसे हमने आया और मेड और इनका उदाहरण देखा था ना कि यदि वो क्रियाएं करती हैं और आसपास के जो शिक्षण कार्य में लगी हुई हैं, चिकित्सा कार्य में लगी हुई हैं, तभी उनको भुगतान किया जाता है। निम्न शिक्षा जैसा कि अभी बताया और निम्न कौशल के आधार पर महिलाओं को निम्न आय के अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक होते हैं। हम बात कर चुके हैं कि शिक्षा और कौशल से ही आय निर्धारित होती है और महिलाओं के पास निम्न शिक्षा है और निम्न कौशल है, इसीलिए उनकी आय भी कैसी है, निम्न है। ठीक है बच्चों, तो महिलाएं हैं जैसे उनके पास निम्न शिक्षा है, निम्न कौशल है, तो इसी वजह से वो अधिकतर जाती हैं असंगठित क्षेत्र में। अभी असंगठित क्षेत्र क्या होता है, तो बच्चों रोजगार क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक तो है संगठित क्षेत्र और एक है असंगठित क्षेत्र। यदि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप अपने आसपास कोई भवन निर्माण हो रहा है तो वहाँ पर एक मजदूर को देखेंगे और एक आप किसी बैंक कर्मी को देख लीजिए या फिर कोई अच्छे रोजगार में लगा हुआ है आप उसको देख लीजिए, पढ़ा लिखा इंसान है, तो उन दोनों के रोजगार की सिचुएशन में क्या अंतर है। तो आप अंतर कर पाएंगे कि जो एक मजदूर है वो क्या करता है, उसको तभी तक रोजगार मिलता है जब तक वो भवन निर्माण हो रहा है। जब वो भवन निर्माण हो जाएगा या फिर उसे कोई गलती हो गई या किसी कारणवश उसे निकाल दिया तो उसे दूसरा कार्य ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि हमने बूटा और रामकली की कहानी पढ़ी थी, डाला और रामकली की कहानी पढ़ी थी, तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि जो डाला है उसके पास साल के पूरे टाइम, क्योंकि वो तो खुद के पास तो उसके पास ज़मीन है ही नहीं, तो वो क्या करता है अपना पूरे जो 5 महीने तो उसे कार्य मिल जाता है किसी भी जो बड़े किसान हैं उसके पास, और बाकी के 7 महीने उसे बिना काम के रहना पड़ता है या फिर उसे अपने दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। तो इस प्रकार से उसकी जो नौकरी है उसको कोई सुरक्षा नहीं है। इसके अलावा उसकी आय भी कम है, हमने ये भी पढ़ा था कि उसको बहुत कम आय पर रख लेते हैं। हमने सविता की कहानी भी पढ़ी थी। तो कहने का मतलब है ये जो क्षेत्र हुआ जो कि भवन निर्माण या फिर हमने डाला और रामकली की कहानी के सिलसिले में देखा था, तो ये क्षेत्र होता है असंगठित क्षेत्र, जिसमें कि क्या होता है, आय निम्न होती है, क्योंकि अधिकतर उन लोगों को लगाया जाता है जिनके पास निम्न शिक्षा होती है और निम्न कौशल होता है, इसीलिए उनकी आय भी कैसी होती है, निम्न होती है। और उन्हें क्या होता है, वर्ष भर कार्य नहीं मिलता, मतलब उनकी नौकरी भी नियमित नहीं होती, नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। और जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो कि संगठित क्षेत्र में मिलती है, जैसे कि हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को बहुत सारे अवकाश चाहिए होते हैं, जैसे कि उन्हें प्रसूति अवकाश चाहिए होता है, इसके अलावा शिशु की सुरक्षा के लिए अवकाश चाहिए होता है, तो ये सारे अवकाश उनको दे नहीं होते और मन चाहे तब उनको क्या कर देते हैं, नौकरी से निकाल भी देते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि पुरुषों को महिलाओं की बजाय अधिक वेतन देते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि
कि महिलाएं क्या है, किसी भी मजदूरी पे कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो ये सारी बातें होती हैं असंगठित क्षेत्र की। और यदि हम संगठित क्षेत्र पर आएँ तो संगठित क्षेत्र में इसका बिल्कुल विपरीत होता है। यहाँ पर क्या होता है, महिलाएं अच्छी जो भी उच्च शिक्षा प्राप्त की होती हैं, उच्च कौशल से होती हैं, वो सारी महिलाएं वहाँ जाती हैं तो उनको पुरुषों के बराबर ही वेतन दिया जाता है। उनकी नौकरी भी नियमित होती है, नौकरी की सुरक्षा भी होती है और विभिन्न प्रकार के कानून भी होते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं या अवकाश हैं वो भी उन महिलाओं को दे होता है। तो समझ में आ रहा है, ये तो है संगठित क्षेत्र और है असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र की यदि हम बात करें तो इसमें बहुत सारे जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, मेडिकल में जो लगे हुए नर्सिंग कर्मी हैं, वो सभी किस में आते हैं, संगठित क्षेत्र में आते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बता दी हैं अच्छे से, एक बार और सुन लेते हैं कि संगठित क्षेत्र में क्या होता है, रोजगार नियमित होता है, नौकरी की क्या होती है, सुरक्षा। आपको ध्यान रखना है ये संगठित है, संगठित में नियमित और नौकरी की सुरक्षा, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ये। इसमें उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है, उन्हें विभिन्न प्रकार के अवकाश भी मिलते हैं। इसके बाद महिलाएं संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक आकर्षित होती हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जो उच्च शिक्षा है और उच्च कौशल वाली महिलाएं जाती हैं और उनको यहाँ पर क्या मिलता है, पुरुषों के बराबर ही वेतन मिलता है। अब इसमें भी अधिकतर महिलाएं कौन से सेक्टर को चूज़ करती हैं, या तो शिक्षण को या फिर चिकित्सा क्षेत्र को, क्योंकि वहाँ पर उनको अपनी नौकरी एकदम सेफ भी लगती है और उन्हें अपने अकॉर्डिंगली, मतलब जैसे हम बोलेंगे महिलाएं हैं, वहाँ पर एकदम सुरक्षित महसूस करती हैं। अब यदि हम बढ़ते ज़माने को देखें, अर्थव्यवस्था के विकास को देखें, आज हमारी 21वीं सदी चल रही है उसको देखें, तो महिलाएं विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक जो भी हैं, उद्योग धंधे हैं या फिर वैज्ञानिक विकास हैं, इसके अलावा जो सूचना प्रौद्योगिकी है और प्रशासनिक है, उस क्षेत्रों में भी महिलाएं आजकल प्रवेश कर रही हैं। तो इसके अलावा कुछ महिलाओं ने प्रशासनिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा में भी प्रवेश किया है। आप देख पा रहे हैं कि आज महिलाएं पुरुषों से कहीं भी पीछे नहीं हैं। यदि आप किसी का एग्ज़ाम्स का रिजल्ट्स भी देख लीजिए तो भी महिलाएं बाजी मार ले जाती हैं। यदि आप नौकरी की देखें तो महिलाओं को अधिकतर नौकरी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास अब अच्छी उच्च शिक्षा भी है और उच्च कौशल का स्तर भी है। अब हम बात करें इसके विपरीत असंगठित क्षेत्र की, तो असंगठित क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं को बराबरी नहीं दी जाती। महिलाओं को तो वेतन कैसा मिलता है, कम मिलता है, और पुरुषों को वेतन अधिक मिलता है। अब इसका विपरीत, जो संगठित का विपरीत है, वो किस में आ जाएगा, असंगठित में। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, नौकरी कैसी होती है, अनियमित होती है। असंगठित क्षेत्र में रोजगार अनियमित और आय भी कैसी होती है, निम्न होती है, क्योंकि कौशल और शिक्षा तो होती नहीं है, इसलिए आय भी कैसे देते हैं, निम्न देते हैं। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम पारिश्रमिक दिया जाता है। महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। हमने बताया था ना कि जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं या विभिन्न प्रकार के अवकाश जो महिलाओं को मिलने चाहिए वो इन क्षेत्रों में नहीं मिलते हैं। आप देख पा रहे होंगे कभी भी कि हमने भवन निर्माण या फिर किसी भी महिलाओं को मजदूरी करते देखा होगा, तो वो किसी भी तरह से परेशान है, उसके घर में कोई भी दिक्कत है, लेकिन उसे किसी प्रकार का अवकाश नहीं मिलता। यदि वो अवकाश लेती है तो उसको उस दिन का पेमेंट क्या करना होता है, छोड़ना पड़ता है। इसमें नौकरी की सुरक्षा नहीं होती और कानूनी सुरक्षा का भी क्या होता है, अभाव होता है। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र दोनों में एक दूसरे के विपरीत होता है। महिलाएं अधिकतर कहाँ लगी हुई है हमारे देश में, असंगठित क्षेत्र में, क्योंकि उनके पास शिक्षा निम्न है और कुशलता भी निम्न है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा महिलाओं और पुरुषों के आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में। हमने जाना अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, जो कि है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसके बाद हमने आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया कि वो 2 प्रकार की होती है। बाजार क्रियाएं, जिसमें कि पारिश्रमिक, वेतन और मजदूरी का भुगतान होता है। गैर बाजार क्रियाएं, जिनके बदले में किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाता। उसके बाद हमने अध्ययन किया संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र का, कि संगठित क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा होती है, कानून होते हैं, आय भी उच्च होती है, महिलाओं और पुरुषों को बराबर वेतन दिया जाता है और महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और अवकाश भी दे होते हैं। जबकि जो असंगठित क्षेत्र है उसमें नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती, आय भी निम्न होती है, कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है, नौकरी अनियमित होती है, महिलाओं और पुरुषों दोनों को
अलग अलग वेतन अर्थात महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और अवकाश दे नहीं होते हैं। तो आपको तो मेरे हिसाब से मेरे कहने से ही सब कुछ याद हो गया होगा। और कुछ नहीं करना, आपको सारी चीज़ें क्या करनी है, नोट कर लेनी है कॉपी में, ताकि कि एग्जाम्स में पूछ तो सकता है ना कि बाजार क्रियाएं किसे कहते हैं और गैर बाजार क्रियाएं किसे कहते हैं। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में अंतर बताइए। महिलाएं अधिकतर असंगठित क्षेत्र में क्यों लगी हुई है। तो इन सब के आंसर आपको मिलेंगे मेरे इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ें नोट करनी है, इनको पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है, ताकि कि एग्जाम में आप बहुत अच्छी तरीके से इसका आंसर लिख सकें। तो बच्चों, ये था महिलाओं और पुरुषों के आर्थिक क्रियाकलाप। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जनसंख्या की गुणवत्ता शिक्षा। ये क्या है कि जनसंख्या की गुणवत्ता अर्थात जनसंख्या को हम मानव पूंजी में परिवर्तित करते हैं तो दो प्रकार से, हम उन्हें अच्छा शिक्षा देकर और अच्छा स्वास्थ्य देकर। तो शिक्षा के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।